सभी को नमस्कार। आईएमए परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात चल रही है हमारी राजकोषीय नीति की, यानी कि बजट की बात कर रहे थे। तो आज की जो क्लास में चर्चा रहने वाली है, कुछ और एमसीक्यूज की बात करेंगे। इसी एमसीक्यू में हम बजट के प्रकार देखने वाले हैं कि महिलाओं को आपके सशक्तिकरण करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार बजट में क्या कर रही है, किस प्रकार से घाटे को पूरा किया जाता है। सरकार के जो घाटा हमने देखा, कल राजस्व घाटे की बात की कि ऐसे कौन कौन से घाटे हैं हमारे पास में, तो उसी तरीके से जो घाटे पूरे किए जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे। इन सभी से रिलेट आज हम ऐसी जो डेफिनेशंस हैं जो हम लोग सुनते तो आम भाषा में रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, पर उनका अर्थ हमें नहीं समझ आया कभी। तो उसी अर्थ को आज समझने की क्लास में कोशिश करेंगे कि आज हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कि बिल्कुल हम अपने लोगों के आम जीवन के अंदर जैसे हम लोगों पे जो चल रहा है, क्या हम भी इन चीज़ों के अंदर से, इस बजट के रूप के अंदर से आते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन के साथ ये कनेक्ट रहता है। तो उन सभी की चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। तो करेंगे शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में कथन कारण का, और उसमें क्वेश्चन है हमारा शून्य आधारित बजट। जीरो बेस्ड बजट कहा जाता है भाई। शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट व्यय के प्रत्येक मद का नए मद के रूप में मूल्यांकन करता है। ठीक है भाई। बजट के अलग अलग प्रकार आते हैं भाई हमारे पास में। देखिए बजट के प्रकार, जैसे हमारे पास में बजट के जब प्रकार की बात आती है तो एक तो आती है पारंपरिक बजट की बात, ट्रेडिशनल बजट आता है भाई। पारंपरिक या ट्रेडिशनल बजट। पारंपरिक बजट क्या है कि जैसे ही हमारे हर साल की तरह जो भी हमारी परंपराएं हैं, हर साल हम लोग क्या करते हैं, बजट आता है हमारा। बजट के दिन हम लोगों ने देखा, सुना हुआ है, देखा तो क्या ही है, संसद के अंदर हलवा बांटा जाता है भाई। तो वो क्या एक परंपरा है। संसद के अंदर सबसे पहला चरण आता है वित्त मंत्री की जो अभिभाषण से शुरू हो जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति आती है ना। वो क्या है, वो परंपरा है। उसी परंपराओं के ऊपर जब बजट आपका चलता रहता है तो उसे हम पारंपरिक बजट कहते हैं। सेकंड, एक आप लोगों का बजट आता है भाई आपके वृद्धिशील बजट। वृद्धिशील बजट का मतलब आपके इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल, आपका जो पिछले साल का बजट था, मान लीजिए कि पिछले साल हमारा ₹1,00,000 का बजट था, और ₹1,00,000 हमने कृषि को, उद्योग को, महिलाओं को, सभी को हमने कुछ ना कुछ बजट में दिया। हमने सेम स्कीम को रखते हुए बस केवल क्या किया, उस ₹1,00,000 को बढ़ा के ₹1,20,000 कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट लगा दिया हमने। तो वो क्या हो गया, वो वृद्धिशील बजट हो गया, इंक्रीमेंटल बजट हो गया हमारा। ठीक है। तीसरा, इसी तरह से हमारे पास में एक बजट आता है जीरो बेस्ड बजट या शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट समझ लेना, शून्य आधारित बजट सुन लेना अच्छे से। शून्य आधारित बजट है कि लास्ट ईयर हमने जो भी बजट बनाया, हमने महिलाओं को 50,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए कृषि में दिए, 10,000 रुपए उद्योग में दिए, 10,000 टूरिज्म को दे दिया। अलग अलग चीजों को, अलग अलग मदों को हमने क्या किया, बजट बांटा भाई ₹1,00,000 का। पर इस साल जब हम बजट लेके आए तो हमने पिछले वालों को बिल्कुल जीरो मान लिया कि पिछली बार हमने इन पे क्या खर्च किया, महिलाओं पे हमें नहीं पता। हम केवल क्या करेंगे, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। जीरो मानते हुए जब नया बजट लाया जाए, पिछले बजट को जीरो मानकर नया बजट जब पेश किया जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट कह दिया जाएगा। क्लियर। ठीक है। इसी तरह से एक जब आगे चलेंगे तो हमारा आएगा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग जो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग जो है वो भारत के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लाया जाता है। जब भी हमारा बजट आता है तो इसमें स्टेटमेंट 20 जो है, एक अलग से एक स्टेटमेंट दिया जाता है विवरण 20 के नाम से। ठीक है, विवरण 20 आता है इसी के साथ में। इसी विवरण 20 को दो भागों में बांटा हुआ है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वो योजनाएं या वो स्कीम्स होती हैं जो 100% किसको है, महिलाओं के लिए। ऐसी स्कीम जो केवल महिलाओं के लिए, ये 100% महिलाओं को, वो लिखी जाएंगी। पार्ट बी के अंदर ऐसी योजना जिसमें 30% कम से कम महिलाओं के लिए हो। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जेंडर बजटिंग है। किस प्रकार से इनको शुरू किया गया, जैसे एक आपके बजट आएगा आपका आउटकम बजट। आउटकम बजट, अब आउटकम बजट क्या है कि हमने जो पिछला बजट किया था
उसका हम रिजल्ट देखते हैं भाई क्या निकल कर आया, हमने किस विभाग को कितना पैसा दिया, कितना खर्च किया और उसका हमें क्या प्रॉफिट मिला, या उस विभाग से हमें या उस सेक्टर से हमें क्या क्या आपको आउटकम निकल कर आया, तो वो आपका आउटकम बजट है। तो इसी तरह से हमारे कई प्रकार के बजट आते हैं जिनके डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में शून्य आधारित बजट व्यय के प्रत्येक मद का नए मद के रूप में मूल्यांकन करता है। तो बिल्कुल सही है, पिछले साल आपने क्या खर्च किया उस आइटम पे, उस मद के ऊपर, ठीक है, तो आपके क्या है एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एज ए फ्रेश न्यू आइटम, उसको वो बिल्कुल नया मान लेता है। पिछले साल मैंने इस पेन के ऊपर 50 रुपए खर्च किए, इसके ऊपर 50 रुपए का बजट दिया था, इस साल जब मैंने इसका बजट दिया तो मैंने इसको जीरो मान लिया कि मैं इसको जीरो मानकर अब दोबारा से इसको बजट देने वाला हूँ। मैंने ये भूल गया कि भाई पिछली बार इसको 50 रुपये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने 50,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, अब हम उसको भूल चुके हैं, अब हम उसको बिल्कुल एक नया मानते हुए नया बजट जब जारी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट, यानी कि सही है। लेकिन देखिए जीरो बेस्ड बजट में पिछले वर्ष के बजट को अतिरिक्त राशि जोड़ने के लिए आधार के रूप में लिया जाता है। तो भाई गलत है ये तो, क्योंकि ये जीरो बेस्ड बजट में नहीं होता, ये आपके जो किसके अंदर होगा, ये आपके वृद्धिशील बजट में होता है, इंक्रीमेंटल बजट में होता है भाई। वृद्धिशील बजट, वृद्धिशील बजट के अंदर क्या होता है कि जैसे पिछले साल फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि 2025-26 का जो बजट था हमारा, इसमें हमने 1 लाख रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए, 1 लाख रुपए। तो हमने 2026-27 के अंदर क्या किया, सेम बजट रखते हुए, सेम टू सेम बजट रखते हुए क्या खर्च कर दिया, 1.20 लाख रुपए, ठीक है, इंक्रीमेंट लगा दिया हमने। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल या वृद्धिशील बजट है। तो कारण गलत है आपके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आपका गलत है, आर गलत है, ए सही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत के लोक लेखा का हिस्सा है। अब समझते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखो भारत के अंदर तीन निधियां हैं, भारत में आपके तीन निधि हैं, तीन फंड बने हुए हैं भाई। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आप लोगों का आ जाता है भाई संचित निधि, संचित निधि आर्टिकल 266(1) अनुच्छेद 266(1) के अंदर लिखा गया। फिर आती है हमारी लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा निधि आर्टिकल 266(2) के अंदर। तीसरी है हमारे पास में आकस्मिक निधि, तीसरी है आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 में। अब देखो इस संचित निधि में सरकार की स्वयं की इनकम होती है, सरकार की स्वयं की आय, ठीक है। जैसे जो राजस्व आय है वो यहीं डाली जाती है भाई, जो भी रेवेन्यू से आएगी, चाहिए जैसे करों से प्राप्त, करों से प्राप्त इनकम, करों से प्राप्त आय, लाभांश, ठीक है। जो सरकार की खुद की इनकम है, जो सरकार को वापस नहीं देनी, मेरी खुद की इनकम, मेरी सैलरी जो आएगी, जो मेरी खुद की इनकम है जो मुझे वापस नहीं देनी, वो किस में चली जाएगी, वो संचित निधि में, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ ऐसा पैसा लोगों का जमा हो गया, मैंने क्या किया, एक आपके छोटा सा एक लॉटरी का काम कर लिया, मैंने आप लोगों को लॉटरी बेची सभी को। उस लॉटरी को बेचने से मेरे पास में क्या आ गया, पैसा आ गया, कि मैंने कहा कि महीने के बाद में हम लॉटरी निकालेंगे, जिसको निकल गई उसका पैसा मैं रखूंगा, दूसरों को मैं पैसा क्या करूंगा, वापस दे दूंगा। उन लोगों का पैसा जिनको मुझे वापस देना है, या जैसे मैंने बैंक में मैंने पैसा जमा कराया, आपके एफडी करवा दी, अब सर बैंक के पास में वो एफडी का पैसा पड़ा है, पर आज नहीं तो कल से बैंक को क्या करना है, वापस देना है। वैसे ही हमारा पीएफ अकाउंट का पैसा होता है, पीएफ होता है ना हमारा, जब सैलरी के साथ में कुछ पैसा कटता रहता है जो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, और वो सरकार के पास पैसा जो जमा होगा, जो सरकार को आज नहीं तो कल वापस देना है, वो किस में चला जाएगा, लोक लेखा निधि में। वह आय जो आज नहीं तो कल वापस देनी है, ठीक है। कोई बचत, जैसे डाक घर में
बचत खाता, किसी ने डाकघर में अपना क्या किया, सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, है ना, सेविंग अकाउंट खुला के डाकघर में जमा करा रहा हूँ, वो सरकार क्या कर रही है, पैसे का यूज कर रही है। पर वो आज नहीं तो जिस दिन भी वो आदमी अपना पैसा मांगेगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा वापस देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ चला जाता है, वो लोक लेखा निधि के अंदर आता है। आकस्मिक निधि के अंदर यहाँ से यहाँ पे पैसा कहाँ आता है, इस निधि में पैसा, इस निधि में पैसा या रुपया जो है वो संचित निधि से आता है, संचित निधि से आता है। ये इमरजेंसी वाला फंड है भाई हमारा, इसमें आपके लगभग 500 करोड़ रुपए हमारे शुरुआत में रखे जाते हैं, 500 करोड़ रुपए। इसको भरने के लिए हमें क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, संचित निधि से, जो हमारी खुद का पैसा उसी से। मेरे पास 3 गुल्लक है, एक मेरी खुद की इनकम का, एक लोगों का पैसा है, और एक मेरा इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी वाले फंड के अंदर पैसा क्या करूंगा, जो मेरी सैलरी का पैसा होता है उसी में से मैं थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ, उसमें जमा कर देता हूँ। ठीक है, फिर देखो एक जो मुझे लोगों को वापस देना है तो वो क्या हो जाएगा, लोक लेखा हो जाएगा। एक संचित निधि से जब भी हम पैसा निकालेंगे, जब भी हम लोगों को पैसा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस आर्टिकल 261 से 266(1) से हमारा कौन सा आर्टिकल कनेक्ट होता है, कि संचित निधि से जब धन निकालने के लिए पैसा आपके आर्टिकल जो है वो कौन सा यूज किया जाएगा और क्या प्रोसेस इसका रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, निम्न में से कौन से घटक आपके जो है, कौन से कंपोनेंट्स आपके जो लोक लेखा के हिस्सा है। तो देखो, करों से प्राप्त राजस्व, ये किसका हिस्सा बनेगा, ये तो आपका संचित निधि का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, संचित निधि का है, कंसोलिडेटेड फंड का है, यानी कि आर्टिकल 266(1) वाले का है। ठीक है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स, ये किसका हिस्सा बनेगा, ये देखो, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आपके सेविंग फंड है, कि आज नहीं तो कल वो क्या करना है, वापस देना है, तो वो किसका हिस्सा बन जाएगा, वो लोक लेखा का हिस्सा बनेगा, लोक लेखा निधि का हिस्सा, लोक लेखा निधि का हिस्सा, आर्टिकल 266(2) के अंदर। ठीक है, फिर देखो डाक जमा, डाक जमा किसका हिस्सा, लोक लेखा का, लोक लेखा निधि का हिस्सा, आर्टिकल 266(2) का हिस्सा। ठीक है, तीसरा है बाजार से उधार। अब जो बाजार से उधार ली है तो वो ऐसे तो है नहीं कि बाजार से उधार लेके वो क्या करेगा, वो इसके अंदर रख देगा आप लोगों का, है ना। मार्केट बोरिंग्स जो है वो सीधी आपके डायरेक्ट यूज की जाती है, तो आपके इसका हिस्सा तो वो नहीं बनता है लोक लेखा का, या आप लोगों का बनेगा संचित निधि में। 266(1). ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2 और 3 का जो ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन कौन से है, तो 3 फंड है, 3 गुल्लक है मेरे पास में, एक खुद की इनकम, ठीक है, दूसरा वो आए जो आज नहीं तो कल वापस देनी है, और तीसरा जो आएगा इस निधि में जो पैसा आएगा आकस्मिक में, वो कहाँ से आएगा, तो वो हमारा आएगा डायरेक्ट आप लोगों के लिए, कहाँ से, आपके संचित निधि से। और जो उधारी है, उधारी का डायरेक्ट हमारा कोई ना कोई पर्पज रहता है भाई, हम एक पर्पज के साथ में वो पैसा लेते हैं कि मुझे ये पैसा उधार लेके मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए वो डायरेक्ट ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो अक्सर आपके लोक लेखा का हिस्सा नहीं बनता है, यहाँ पे तो लोगों का पैसा होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास में, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के प्रकारों को, जो टाइप्स है उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। अब कटौती प्रस्ताव आ रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बजट के चरण भी देखकर चलते हैं, कि यहाँ पे बजट का कुछ एक चरण देखते हैं। हमारे पास में बजट के चरण है भाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 पे हमारा आता है आपके राष्ट्रपति की अनुमति होती है हमारी, पहला चरण राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, क्योंकि जो बजट है वो धन विधेयक के रूप में आता है, और धन विधेयक के लिए हमेशा राष्ट्रपति की अनुमति लेना शुरू में ही आवश्यक है। और इसको कहाँ पेश किया जाएगा, तो लोकसभा के अंदर, ये लोकसभा की पावर है। ठीक है, यहीं से एक कॉपी क्या की जाती है, राष्ट्रपति का जो पहला चरण है यहाँ से एक कॉपी प्रथम चरण में ही एक कॉपी राज्यसभा को भेजी जाती है, राज्यसभा को भेजी जाती है। ठीक है, सेकंड जो आपका आता है चरण, वो आता है सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा शुरू हो जाएगी,
सामान्य चर्चा के साथ साथ ये आपके क्या होगा, चलता रहेगा बजट जो है, ठीक है। तीसरा जो होगा सामान्य चर्चा होगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका अनुदानों की मांग। अनुदानों की मांग, चर्चा व मतदान। अनुदानों की मांग, चर्चा और मतदान। फिर देखिए, अब अनुदानों की मांग हो गई, चर्चा हो गई, मतदान हो गया, तो इसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, संचित निधि से, आर्टिकल 266(1) से। और मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, आर्टिकल 266(1) यानी कि इस गुल्लक से जब भी हम लोगों को पैसा निकालना है, इस गुल्लक से जब भी हम लोगों को पैसा निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का विनियोजन विधेयक लाना पड़ता है। विनियोजन अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक जो है वो आपके लाना पड़ता है। आर्टिकल 114, अनुच्छेद 114 का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले आया हमारा नंबर 1 पे आ गया, राष्ट्रपति की अनुमति से, सॉरी यहाँ से एक और चरण लिखो, वित्त मंत्री का अभिभाषण। सबसे पहले वित्त मंत्री का अभिभाषण होगा, किसकी अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से शुरू होगा लोकसभा के अंदर। पहले चरण में एक कॉपी राज्यसभा को भेज दी जाएगी, उसके बाद में आएगी सामान्य चर्चा, फिर होगी अनुदानों की मांग, चर्चा और मतदान, आर्टिकल 113, अनुच्छेद 113। फिर उसके बाद में आता है हमारा विनियोजन विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक। संचित निधि से धन निकालने के लिए हम लोगों को इसका प्रयोग करना होता है, और इसमें आर्टिकल लग जाएगा आपका 114। और लास्ट जो फेज रहता है बजट का, वो रहता है भाई वित्त विधेयक का, वित्त विधेयक का। फाइनेंस बिल आता है आर्टिकल 117 में, आर्टिकल 117। अगर बात की जाए सबसे लंबा जो फेज है हमारा, सबसे लंबा जो फेज है वो है ये 25 से 27 दिन, ठीक है। इसी दौरान आपके क्या होता है, इसी दौरान विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इसी दौरान आपके विपक्ष जो है, ओपोजिशन है, वो क्या करती है, कट मोशन यानी कि कटौती प्रस्ताव लाती है। अब कटौती प्रस्ताव जो होते हैं वो 3 तरीके से आते हैं भाई, 3 तरह के कटौती प्रस्ताव है जिनका आपके क्वेश्चन में मेल करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले है पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में आपके जो भी बजट सरकार लाती है, उसको सामने वाले ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, ऑपोजिशन वाले उसको आपके अनुदान की मांग को 1 रुपए तक करने की कोशिश करते हैं, कि उसकी मांग जो है, चाहे वो लाख करोड़ की हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ की हो, उसको 1 रुपए तक लाने की कोशिश की जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमारा नीतिगत कटौती प्रस्ताव पास हो गया, तो सरकार को आके अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव आपका पास हो गया, सरकार को आके अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या किया जाएगा, आपके जो ऑप्शन नंबर 2 है, अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपए करना। सेकंड है आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक, आपकी इकोनॉमिक कट मोशन जो है, उसमें अनुदान की राशि को एक निश्चित राशि तक कम करना, कि आपने मान लीजिए कि कृषि के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं, तो फिर विपक्ष कहेगा कि 1 लाख रुपए आप गलत लगा रहे हो, अभी बाजार में ऑलरेडी तरलता ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो आप लोग इसको खर्च को कम कीजिए, लाख रुपए से ये काम, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो आप लोग इसको क्या करो, 70,000 रुपए तक कर दो, 50,000 रुपए तक कर दो। तो एक निश्चित सीमा बताई जाती है कि आप इतने रुपए तक पास इसको पैसे को दीजिए। हाँ, अगर ये एक आर्थिक कटौती प्रस्ताव पास होता है, तो भी सरकार के बहुमत पे किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं आता है, उनको कोई बहुमत सिद्ध नहीं करना पड़ता है, तो नंबर 1 आ जाएगा। तीसरा है टोकन कटौती प्रस्ताव, ये बिल्कुल सामान्य कटौती है, कि टोटल जो बजट आया है, विपक्ष कहता है कि साहब अब हमने ना तो आपने हमारी नीतिगत कटौती प्रस्ताव को माना, ना ही आर्थिक को माना, तो एक काम कीजिए कि जो टोटल बजट है उसमें से 100 रुपए कम कर दीजिए। तो उसमें क्या किया जाता है, 100 रुपए को कम कर दिया जाता है, अनुदान की मांग में से 100 रुपए कम करना, टोटल चाहे वो 1 लाख करोड़ का हो, उसमें से 100 रुपए कम कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका 2, 1 और 3, 2, 1 और 3। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा फेज था वो है वित्त मंत्री का अभिभाषण, पहला चरण, ठीक है। सेकंड है आपका सामान्य चर्चा, तीसरा अनुदानों की मांग, चौथा विनियोजन विधेयक और पांचवा वित्त विधेयक। ये 5 तरीके से हमारा बजट आ रहा है। ये जो सबसे लंबा चलने वाला है अनुदानों की मांग, इसी के दौरान विपक्ष क्या कर रहा है, कट मोशन लेके आ रहा है।
इसी टाइम पे हम एक समस्या भी देखते हैं, हमारे सामने आती है एक गिलोटिन की समस्या। आगे चलकर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इस चीज को याद रखिएगा, आर्टिकल 113 को, उसी को कनेक्ट करूंगा मैं वापस से आप लोगों के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा है गिलोटिन। देखिए गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है, गिलोटिन का मतलब होता है सबसे पहले तो गला काटना, गला काटना, ठीक है। गिलोटिन शब्द आया कहां से? 1789 में फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहां पे आया। एक ऐसी प्रथा जहां अंतिम दिन चर्चा के बिना अनुदान की सभी शेष मांगों को मतदान के लिए रखा जाता है। अब देखिए हमारे पास में इस फेज में दिन कितने थे? 25 से 27 दिन। इस 25 से 27 दिन के अंदर क्या किया जाता था भाई, जितनी भी विभाग है, जितनी स्कीम है, सभी पे चर्चा करनी है हम लोगों को। अब देखो तीसरा फेज, अनुदानों की मांग, चर्चा व मतदान, आर्टिकल 113, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि इसके अंदर हमारे दिन जो तय हैं वो है 25 दिन। इस 25 दिन में हम लोगों को करनी है 100 योजनाओं पर डिस्कशन, 100 योजना या 100 अनुदानों के ऊपर, अनुदानों पर चर्चा। पर हमने क्या किया, इस 25वें दिन, हम 25वें दिन तक हमने केवल 60 पे ही 25वें दिन 60 अनुदानों पर ही चर्चा हुई, 60 अनुदानों पर ही चर्चा हुई। बच कितनी गई? 40। अब क्या किया जाता है, उस 40वें दिन सभी को आपके सामने रखकर, आपके जो आपका जो मेज है, जो टेबल है, उसके ऊपर रखकर उसको सीधा ही पास कर दिया जाता है। बिना चर्चा किए आपके क्या किया जाता है, मतदान कर दिया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है। मतलब इन 40 का क्या कर दिया आपने, गला काट दिया, गला काट दिया। इसको क्या नाम दे दिया, गिलोटिन दे दिया भाई। इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया आपने गिलोटिन, गला काटना। इन बची हुई मांगों को क्या किया जाता है, बिना चर्चा, बिना मतदान के ही पास कर दिया जाता है लास्ट दिन में, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, आपको नाम दे दिया गिलोटिन। तो अब देखो क्या है गिलोटिन, एक ऐसी प्रथा जहां अंतिम दिन चर्चा के बिना अनुदान की सभी शेष मांगों को मतदान के लिए रखा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, डायरेक्ट आपकी मेज पे रख दिया जाता है, टेबल पे रख दिया जाता है कि इसको पास कर दीजिए, ठीक है। फिर है गिलोटिन की समस्या। अब ये समस्या थी हमारे लिए एक, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिमांड्स थी जिनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती थी। तो इसके समाधान के लिए 1993 के अंदर इसके समाधान के लिए क्या किया, 1993 में विभागीय समिति बना दी, विभागीय समिति बनाई गई, ठीक है, जिसमें 31 सदस्य थे, 31 सदस्य थे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। टोटल 31 सदस्यों के बना दिया गया। अलग अलग विभागों की विभागीय समितियां बना दी गई कि ये जाकर पर्सनली अपना इनके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर इसको पास किया जाएगा। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आगे, कि इस गिलोटिन की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत में 1993 में विभागीय समितियों का गठन किया गया। तो ये भी आप लोगों का कथन जो है वो सही है, कथन दोनों ही सही है। सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। दोनों के दोनों जो कथन है वो आप लोगों के बिल्कुल सही होते हैं। तो गिलोटिन क्या है, गला काटना, यानी कि बहुत सी ऐसी मांग हमारी चलती थी। जब भी हमारे जो बजट आता है तो उसके अंदर आपका एक फेज आता है अनुदानों की मांग, चर्चा और मतदान। उसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ बची हुई, कुछ अनुदान जो है वो बच जाते हैं अंतिम दिन, तो उनको एक साथ मिलाकर ही पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, उनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती। तो इसको नाम दे दिया गया गला काट, यानी कि गिलोटिन की समस्या। तो उस गिलोटिन की समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया, 1993 में एक समिति बना दी, विभागीय समिति बनाई गई, जिसके अंदर कितने सदस्य थे, एक में 31 सदस्य, 21 लोकसभा से और आपके 10 राज्यसभा से। 21 लोकसभा से और 10 कहाँ से रखे गए, आपके राज्यसभा से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाउट जो भी है आप मेरे को क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके डेली कमेंट्स आते हैं मेरे पास में, जो डेली लाइव क्लास भी आपके साथ में मेरे कमेंट्स के साथ साथ मुझे खूब मोटिवेट भी करते हैं। तो आपके सभी कमेंट्स के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में घाटे की वित्त व्यवस्था। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग की बात आ गई है। घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा की आपूर्ति और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाती है, जिससे समग्र मांग बढ़ती है। ठीक है, कारण भी दे दिया इसने, कथन भी दे दिया है। ये तो बाद में देखेंगे कि सही है या गलत है। पहले एक बात आती है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग क्या है। देखो, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था है आपका जो घाटा हुआ है उसका वित्त पोषण करना, घाटे का वित्त पोषण करना, फाइनेंसिंग करनी, यानी कि नई करेंसी जारी करनी, नई करेंसी जारी करनी, विदेशी ऋण लेना, विदेशी ऋण और विदेशी अनुदान। आप लोगों ने क्या किया, घाटा कर दिया भाई। देश की सरकार ने क्या कर दिया, घाटा कर दिया। हमारी इनकम थी 1000 रुपये, 1500 रुपये का खर्च कर दिया। अब 500 रुपये तो कहीं से लाने पड़ेंगे। उस 500 के लिए वो क्या करते हैं, 300 रुपये की तो नई करेंसी जारी कर देते हैं, 200 रुपये विदेशी ऋण ले लेते हैं। तो इससे बाजार में पैसा क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, घाटे की व्यवस्था कहते हैं। अब देखो, जब ये सब कुछ होगा, इससे हमारी तरलता क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, फ्लो ऑफ मनी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तरलता बढ़ेगी तो डिमांड्स बढ़ जाएंगी, डिमांड्स बढ़ेंगी तो हमारे क्या आएगी, महंगाई आएगी, यानी कि मुद्रास्फीति आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है, घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति होती है, बिल्कुल सही बात है। घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा की आपूर्ति और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ा देती है, मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोगों की खरीदने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी ना। आप लोगों को पैसा डाल दे मोदी जी 15-15 लाख रुपए आज, तो तुम्हारी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बूस्ट करेगी, बढ़ जाएगी वो आपकी, है ना। मार्केट में पैसा भी क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे समग्र मांग, टोटल जो मांग है आपकी, बढ़ जाती है। तो ये भी सही है, कारण भी आप लोगों को दे दिया है। और जब आपके समग्र मांग बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा, मुद्रास्फीति आती है, तो आपके क्या हो जाएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा की आपूर्ति और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाती है, जिससे आपकी मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो आपकी क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी कि महंगाई आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे को सही एक्सप्लेन भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आपके आज की जो क्लास है, मैं बहुत छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जेंडर बजटिंग। देखो, शुरू में ही बता के आया हूँ, जेंडर बजटिंग। अब भारत में जेंडर बजटिंग से रिलेट, इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए गए हैं जिन पे विचार करना और सही करेक्ट आपको आंसर्स करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले 1984 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। स्टेटमेंट 20 पार्ट ए। देखो, ये तो शुरुआत सही है कि जेंडर बजटिंग की जो शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है भाई। जेंडर बजटिंग की शुरुआत कहाँ पे हुई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई। और भारत के अंदर शुरुआत कब से होती है तो वो भी देख लो अभी। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग की शुरुआत 1984 ऑस्ट्रेलिया से होती है, ऑस्ट्रेलिया से हो जाती है। ठीक है, उसी के बाद में 2005-6 की जब बात आती है, 2005-6 के अंदर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर, इसके अंदर क्या किया जाता है, भारत 2005-6 से भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष विवरण 20 या स्टेटमेंट 20 एक अलग से दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया जाता है।
पेश किया जाता है। अब जब से स्टेटमेंट 20 आया तभी से हम लोगों ने भारत के अंदर क्या मान ली, उस जेंडर बजटिंग की शुरुआत मान ली भाई। 2005-6 से हमने भारत में क्या मान ली, जेंडर बजटिंग की शुरुआत मानी। क्यों? क्योंकि विवरण 20 आने लग गया, स्टेटमेंट 20 आ रहा था। अब स्टेटमेंट 20 क्या है, स्टेटमेंट 20 दो भागों में बटा हुआ है। पार्ट ए 100% महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित निधि वाली योजना है, आरक्षित निधि वाली योजना है। ठीक है, ऐसी 100 आपके क्या रखा गया इसमें, 100% वो वाली योजनाएं रखी गई जो केवल किसके लिए आएंगी, महिलाओं के लिए आएंगी 100%। उसमें से 1% भी आपके किसी मेल को उसका फायदा नहीं मिले, केवल वो योजनाएं जो केवल किसके लिए होंगी, महिलाओं के लिए होगी, उसको पार्ट ए में रख दिया। फिर कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं पार्ट बी में, ऐसी योजनाएं जिसमें कम से कम 30%, कम से कम 30% महिलाओं के लिए आरक्षित, कम से कम 30% महिलाओं के लिए आरक्षित, वो इसमें पार्ट बी में लिख दी गई। सेकंड में कितनी, 30%, पार्ट ए में कितनी, 100%। देखते हैं, अब चलते हैं वापस। देखो पहला कथन क्या कहते हैं, 1984 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट 20 पार्ट ए उन योजनाओं को दिखाता है जिसमें महिलाओं के लिए 100% आवंटन होता है, तो सही बात है। थर्ड है स्टेटमेंट 20 के अंदर पार्ट बी उन योजनाओं को दिखाता है जिनमें महिलाओं के लिए कम से कम 50 नहीं भाई 30% आवंटन होता है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या हुआ, गलत। तो 1 और 2 ओनली जो है वो आप लोगों का सही कथन है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, हमारा वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए आपके एक क्या किया गया, 2005-6 के अंदर एक स्टेटमेंट 20 प्रस्तुत किया गया, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए के अंदर वे योजनाएं रखी गई जो 100% किसके लिए थी, महिलाओं के लिए। पार्ट बी में वे योजनाएं जो केवल किसके लिए है, आपके जो 30% जिनका कम से कम लाभ किसको मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। तो इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को। 1984 ऑस्ट्रेलिया, 2005-6 भारत, और उसी के साथ में स्टेटमेंट 20 दो भाग, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 100% और पार्ट बी में 30% आप लोगों का महिलाओं को जो लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हुआ जेंडर बस्टिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मौद्रिकृत घाटा। देखिए मोनेटाइज डेफिशिएट क्या है। अब हमने देखा था कल कुछ तरह के हमारे घाटे आते हैं, जैसे हमारे पास में था प्रभावी राजस्व घाटा, या सिंपल सी बात करूं कोई भी घाटा है हमारे पास में, घाटा है। घाटा कब होगा, जब आय कम होगी और व्यय क्या होगा, ज्यादा होगा। इनकम कम हो और व्यय आपके क्या हो, ज्यादा हो। तो मान लीजिए कि मेरे पास में क्या था, सरकार है मेरी, अब मेरी सरकार के अंदर रहते हुए मैंने 1000 रुपए की इनकम की और 1500 रुपए मैंने क्या किए, खर्च कर दिए। 500 रुपए का घाटा है। उस 500 में से मैंने क्या किया, 300 रुपये आरबीआई से लोन ले लिए। जो 300 रुपये वो मैंने घाटा पूरा करने के लिए जो भी मैंने आरबीआई से ऋण लिया था, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मौद्रिकृत घाटा कहते हैं। सिंपल याद रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डेफिनेशंस नहीं है, सिंपल याद रखना है। जब घाटे को पूरा करने के लिए जो आरबीआई से ऋण लिया जाता है, या घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा जो भी पैसा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिकृत घाटा या मोनेटाइज आपके डेफिशिएट का नाम दे दिया जाता है। ये हमारा लगभग हमारे भारत जो है, भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देशों के अंदर घाटे आते रहते हैं। हमेशा हमारा बजट जो रहता है वो घाटे का बजट रहता है। जब भी घाटे का बजट होता है, उसके लिए भारत का सबसे पहला जो सोर्स आता है पैसे पूरे करने के लिए, वो होता है आरबीआई। और आरबीआई से हमने जितना भी ऋण लिया है घाटों को पूरा करने के लिए, उसको हम सिंपल क्या कह देते हैं, मौद्रिकृत घाटा या मोनेटाइज डेफिशिएट कह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर, ये तो क्या किसकी टर्म हो गई, ये तो राजस्व घाटे की टर्म हो गई, रेवेन्यू डेफिशिएट है ये तो। आरबीआई से ऋण लेकर पूरा किया गया घाटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौद्रिकृत घाटा। तीसरा है राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर, ये होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिशिएट की, ये है आपका प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिशिएट। कुल खर्च में से उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों को घटाना, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कुल खर्च में से उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों को घटाना, तो फिर आपका आ जाता है
फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। ये किसकी टर्म है? ये राजकोषीय घाटे के लिए सूत्र फॉर्मूला बन जाता है। और मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज डेफिसिट, जब भी सरकार को कोई भी तरह का घाटा होता है, उस घाटे को आरबीआई से ऋण लेकर पूरा किया गया, उसी घाटे को आपके क्या कहा जाता है? मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है, या डेफिसिट आपके मोनेटाइज डेफिसिट कह दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए तो हमारा इतना ही रहने वाला है सेशन। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपके कमेंट्स में जरूर चेक करूंगा, सभी के कमेंट्स में चेक करता हूं, आगे रिप्लाईज भी करूंगा। ठीक है, कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और बने रहे मेरी इसी सीरीज़ के साथ में, एमसीक्यू सीरीज़ के साथ में। अपने आगे धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो मैं मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए कंबाइंड एक क्लास लेकर आऊँगा, जहाँ पे इन सभी को हम क्या करेंगे? वापस से रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो चैप्टर जो इकोनॉमिक्स के हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।